Hello, everyone. I hope you all had a hearty lunch. If you are just joining us, welcome to the launch of the Center for Gender Analysis. I am Apurva, a Senior Research Associate at Just Jobs Network, and I'm so excited to be a guide through the second half of our program today. I would like to start this afternoon programming with a very interesting panel. As an applied research organization, we at Just Jobs Network believe in amplifying the voices that make our research and analysis possible. In this panel, we will dissect what it means to be women who fight, live, work, learn, and grow in the modern Indian society. To have this conversation, I'm pleased to welcome Sheetalji. Sheetalji, if you could please come on the stage. Sheetalji is a driver with Uber and a member of the Expert Driver Solutions Union, which is associated with the Indian Federation of App-Based Transport Workers. May I please also have Aanchal? Aanchal is an operational theatre technician from Sudhar Camp in Kalkaji. I'm also really pleased to welcome Dharmenderji. Dharmenderji is a driver. He's a father to 3 amazing children, one of whom is Nandini, and also a resident of the Sudhar Camp. And last but not least, I'd like to invite the very talented Nandini. Nandini, please come. Can you all hear me? Okay, perfect. So I'm going to switch between Hindi and English for this panel. I'm going to largely have this conversation in Hindi, and our panelists here will respond in Hindi as well, and I'll take a moment to translate what they say right after. तो शीतल जी, हम आपसे शुरुआत करना चाहेंगे. सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आप यहाँ आए, हमारे प्रोग्राम का पार्ट हुए. हम बात करना चाहेंगे इस बारे में कि आप सिर्फ एक ऊबर ड्राइवर नहीं है, राइट? आप एक महिला ऊबर ड्राइवर हैं. उसके साथ साथ आप एक ऑर्गेनाइज़र हैं, आप यूनियन से जुड़ी हुई हैं, आप खुद देखती हैं कि कितनी स्ट्रगल्स औरतों को झेलनी पड़ती हैं और उसके लिए क्या क्या करना पड़ता है. तो आपका ड्राइवर होने का और एक यूनियन मेंबर का होने का अनुभव कैसा है, आप उसके बारे में हमें थोड़ा बताएंगे? जी, जैसे कि अभी सबको पता चला, सबको नमस्ते. मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, मैं बोल भी नहीं पाती हूँ, तो मैं आप सभी का अभिनंदन करती हूँ, आप सबको दिल से नमस्ते करती हूँ और शुक्रिया अदा करती हूँ शबाना मैम का कि उन्होंने मुझे यहाँ इस मंच पे बुलाया और आप सबके सामने बोलने का मौका दिया. और थोड़ी सी बातें बस मैं अपनी रखनी चाहती हूँ. तो जैसा मैम ने पूछा मुझसे कि मेरा उबर का एक्सपीरियंस कैसा है. वैसे तो मैं 2006 से ड्राइविंग कर रही हूँ और उबर मैंने 2016 में ज्वाइन की थी. तो ये हमारे लिए बहुत ही एक चैलेंज वाला काम है. सबको लगता है गाड़ी चलानी ईजी है, लेकिन नहीं, गाड़ी चलाने के साथ साथ हमें बहुत सारे लोगों को फेस करना पड़ता है. उसमें कुछ अच्छे भी हैं तो कुछ बुरे भी हैं. और जैसे कि मैं आईफेड से जुड़ी हूँ, तो ये मेरे को अभी 4 साल हो चुके हैं मैं आईफेड से जुड़ी हुई हूँ. और आईफेड से जुड़ने का मुझे ये फ़ायदा हुआ है कि मुझे ये पता चला है कि हाँ, मैं एक लेडी ड्राइवर हूँ और मुझे यहाँ शर्म नहीं आनी चाहिए, क्योंकि बहुत लोगों को लगता है कि ड्राइविंग लाइन ख़राब है. तो मुझे यहाँ शर्म नहीं आनी चाहिए, मुझे खुलकर ये चीज़ बोलनी चाहिए कि मैं एक लेडी ड्राइवर हूँ और अपनी फैमिली का पालन पोषण करने के लिए ये जॉब कर रही हूँ. बहरहाल ये मेरा एक शौक़ भी था कि मेरी फैमिली में, मैं एक बहुत गरीब फैमिली से हूँ, तो मेरी फैमिली में ऐसा काम कभी किसी ने किया नहीं था और मेरी एजुकेशन को देखते हुए मैं बहुत ज़्यादा आगे भी नहीं बढ़ सकती थी. तो इच्छा थी कि कुछ हटकर करने के लिए, तो उसके लिए मैंने ये ड्राइविंग लाइन चूज़ की. आप बोल लीजिए, मैं एंड में एक बारी में ट्रांसलेट. तो आईफेड से जुड़ने से मुझे ये पता चला है कि मैं अपनी बात रख सकती हूँ सरकार के सामने, आप जैसे जो हमें सुनना और हमें समझना चाहते हैं उनके सामने. और एक लड़ाई
जो कि लेडीज़ को हमेशा ही लड़नी पड़ती है अपनी लाइफ के लिए, अपनी फैमिली के लिए, उस लड़ाई के लिए मुझे आईफेड सपोर्ट करती है पीछे से कि आप बोलो कि आप हो इस दुनिया में, क्योंकि हमेशा औरतों को दबाया जाता है, लड़कियों को दबाया जाता है। और आईफेड के ज़रिए मैं बस ये बोल पाती हूँ मेरे लिए, मेरी बहनों के लिए, जो बहुत सारी लेडीज़ इसमें ड्राइविंग कर रही हैं, जिसमें से बहुत सारी सिंगल मदर हैं, कुछ उसमें विडो हैं, जो अपनी फैमिली का पालन पोषण इसी ड्राइविंग से करते हैं। थैंक यू शीतल जी। आप एक सेकंड लेके हमें ये भी बताना चाहेंगे कि इन बहनों जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं, जो सिंगल मदर्स हैं, जो विडोड हैं, उनको किस किस विषय में आप एंगेज करते हैं? उनको क्या क्या तकलीफ़ें होती हैं, क्या क्या मुद्दे वो उठाते हैं आपके साथ जो आप आगे उठाते हैं? कोई ऐसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स हैं जिनके बारे में आप बताना चाहेंगे? जी बिल्कुल। जैसे कि अभी उबर हम लोगों को 50% भी नहीं दे रहा है, मतलब कि 50% वो काट लेता है अपना, और 50% जो वो हमें देता है ना, उस 50% में हमारी गाड़ी की मेंटेनेंस होती है, हमारी गाड़ी की फ्यूलिंग होती है, प्लस हमारा होता है। और उसके बाद अगर उन्होंने जीएसटी वगैरह ये सब अगर एक्स्ट्रा लगा दी या कैंसिलेशन लगा दी, तो वो हमारा 40% रह जाता है, तो हमें ना के बराबर कुछ मिलता है। तो बहुत सारी बहनों की जब शिकायत होती है तो हम कुछ लोग इकट्ठे होकर ऑफिस जाते हैं, वहाँ बात करते हैं, अगर हल निकलता है तो ठीक है, नहीं तो फिर प्रोटेस्ट करते हैं। और जैसे कि मेरे ग्रुप में जितनी भी विमेंस ड्राइवर हैं, उनको अगर कोई प्रॉब्लम होती है, फैमिली प्रॉब्लम, या उनके घर में कोई दिक्कत आ गई या उनके बच्चों को कोई दिक्कत आ गई, तो वहाँ भी हम मिलकर सपोर्ट करते हैं। जस्ट एक मैं अभी आप लोगों को, शायद आप लोगों को पता भी होगा उस केस के बारे में, अभी 9 जनवरी 2023 में एक लड़की को आईएसबीटी पे गला काट दिया था बियर की बोतल से। तो वहाँ उसे सरकार ने भी सपोर्ट नहीं किया, उबर ने भी सपोर्ट नहीं किया, लेकिन यहाँ हम बहनों ने सबने मिलकर उसे सपोर्ट किया, उसकी फैमिली के लिए। वो अपने घर में सिंगल मदर है, तो हम इस तरह का काम करते हैं अपने। थैंक यू शीतल जी। So the essence of what Sheetal ji just shared with us is that driving is not an easy profession, even in and of itself. It's a challenging profession because of the individuals and the institutions you navigate. And this challenge is certainly compounded immensely when you are a woman who is also an Uber driver. She tells us that being a member of IFAT gave her the confidence to be unafraid and unashamed, to work with dignity, regardless of the occupation that she's in. She's also a pioneer in her family, where she is the first to have taken up driving as a profession. And having this institution such as IFAT, where individuals are able to cultivate a sense of community, they are able to advocate together, they have a sense of camaraderie, has been a huge source of comfort and a huge source of inspiration for both Sheetal ji, who is an organizer herself, as well as the other women drivers that she works and organizes with. Thank you, Sheetal ji. नेक्स्ट आंचल, हम आपसे भी सुनना चाहेंगे। आप बताइए, आप सिर्फ एक ऑपरेशनल थिएटर टेक्नीशियन नहीं हैं, मुझे सुनने को मिला है आप एक बहुत कुशल स्टूडेंट भी रहे हैं। तो आप इस मुकाम तक कैसे पहुँचे, आप उसके बारे में थोड़ा बताइए हमें। मेरा सभी को नमस्ते। मैं एक छोटे से हॉस्पिटल में काम करती हूँ। मेरा नाम है आंचल। मैं एक ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन हूँ। रिजॉइस हॉस्पिटल में अभी वर्किंग हूँ। वैसे तो सबकी एक स्टोरी होती है, पर मेरी भी एक छोटी सी स्टोरी है। जन्म हुआ मेरा, उसके बाद सबकी एक अच्छी सी छोटी सी फैमिली होती है, हैप्पी फैमिली। 5 साल बाद मेरी मम्मी मुझे छोड़ के चली गई, मेरे भाई को लेके। अब मुझे नहीं पता क्या रीज़न रहा उस टाइम पे। मेरे पापा अकेले थे, मुझे कैसे संभालें उनके समझ में नहीं आ रहा था। फिर बहुत सारे रिलेटिव्स ने बोला क्या इसे बोर्डिंग स्कूल में डाल दो, वहाँ पे बच्चों की केयरिंग अच्छी से होती है। पापा ने भी सोचा कि हाँ, मैं घर पे नहीं इसकी देखभाल कर पाऊँगा, फिर बच्चा कहाँ जा रहा है मुझे कुछ पता नहीं होगा, तो उन्होंने मुझे बोर्डिंग स्कूल में दे दिया। वहाँ पे भी गई, फिर मैंने बहुत लोनली फील किया, क्योंकि सबके पेरेंट्स आते थे 6 महीने में, 2 महीने में, पर मेरे पापा ईयरली आते थे जब उन्हें टाइम होता था, या फिर कभी अलग से 1 महीने के लिए छुट्टी लेके।
उसके बाद फिर मैंने नवोदय विद्यालय के लिए प्रिपरेशन की। 2011 में मैंने नवोदय विद्यालय का जो पेपर है वो क्रैक किया। उसके बाद मैंने नवोदय विद्यालय में 2018 तक पढ़ाई की है। वहाँ की एकेडमिकली और जो भी स्पोर्ट्स हो गया, एनसीसी, सब में मैंने बेस्ट दिया है अपना। और वहाँ से मुझे बहुत सारी डिसिप्लिन में कैसे रहना है, क्योंकि एक मदर जो होती है वो अच्छे से सिखा पाती है अपने बच्चों को कि कैसे रहना है, कैसे पढ़ना है, कहाँ जाना है, कैसे कपड़े पहनने हैं। पर मुझे ये सब चीज़ नवोदय विद्यालय में सीखने को मिला और मुझे ये बहुत अच्छा लगा। क्या मुझे कोई नहीं गाइड करने वाला, पर उन्होंने किया। उसके बाद फिर जब मेरा 12th हो गया, मैंने सोचा क्या मुझे नीट की प्रिपरेशन करनी है, मुझे डॉक्टर बनना है। घर आने के बाद पता चला कि नहीं, वो सपने होते बस हमारे कि हाँ हमें नीट क्रैक करना है। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है या फिर आपके पेरेंट्स सपोर्टिव हैं या फिर आपके पास बहुत ज़्यादा मनी है, तभी आप कर सकते हो, प्राइवेट से कर सकते हो अगर। तो फिर मैंने कहीं ऐसी छोटी मोटी सी सिलाई की ट्रेनिंग लेनी स्टार्ट की। तो वहाँ पे जाके मुझे पता चला कि ऐसा भी है, अगर आप हॉस्पिटल लाइन में जाना चाहते हो, अगर आपका मन है तो आप जा सकते हो। फिर मुझे वहाँ जाके पता चला कि ओटी टेक्नीशियन नाम का कोई कोर्स होता है जिससे कि हम ऑपरेशन थिएटर में अपना काम कर सकते हैं। तो मुझे लगा वाह, मेरा हॉबी पूरा होने वाला है। मीन्स कि मैंने किया। मैंने वहाँ पे 2 साल की ट्रेनिंग ली। उसके बाद फिर फरीदाबाद में एक हॉस्पिटल है, सर्वोदय हॉस्पिटल, सेक्टर 8 में, फिर वहाँ पे ट्रेनिंग की। अभी जहाँ पे वर्किंग हूँ वहाँ पे 2 साल से हूँ। इसके पहले मैं पढ़ाई के साथ साथ अपना 3 साल का मैंने क्लिनिक वर्क भी लिया है और साथ के साथ मैंने LIC के एजेंट भी हूँ। तो मुझे लगता है क्या LIC हर किसी को करनी चाहिए, क्योंकि वो हम जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली होती है उन्हें बचत करने के लिए कोई भी जगह नहीं मिलता। शेयर मार्केट सुन के वो लगता है अरे क्या शेयर मार्केट, वो तो बड़े लोगों के लिए होता है। पर वो थोड़ा थोड़ा करके वो LIC में अगर डालते हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है। वो सेविंग कर पाते हैं। और गवर्नमेंट की है ये, तो इसमें डरने की कोई बात नहीं कि हाँ हम डर रहे हैं कि हमारा पैसा डूब जाएगा। यहाँ डूबेगा नहीं। यहाँ जब आपको मिलना है, जैसे कि हमें किसी चीज़ की नीड होती है कि चलो बच्चों की शादी करनी है, अगर हम आज से थोड़े थोड़े पैसे जमा करेंगे तो वो उस टाइम पे वो हम निकाल सकते हैं। बस, थैंक यू। थैंक यू आंचल। आंचल, आप काफ़ी सालों से ओटी टेक्नीशियन का काम कर रहे हैं, तो आप उसके बारे में भी बताना चाहेंगे थोड़ा? आपका काम कैसा रहा? आपको काम में क्या सफलताएं मिली हैं? आपने क्या मुश्किलें झेली हैं? प्लीज़ थोड़ा बताइए। मुश्किल बस वही है क्या लड़का और लड़की आ जाता है हर जगह पे। ओटी टेक्नीशियन करते दोनों ही हैं, लड़के लड़कियां दोनों। पर जब ओटी की बात आती है तो वो कहते नहीं, लड़की है तो ये पेशेंट को हैंडल नहीं कर पाएगी, पेशेंट का पोजीशन नहीं बना पाएगी, ऐसे वैसे। पर ऐसा नहीं है, हम भी पोजीशन बना सकते। अब हमें टाइम नहीं देते, हमें मौका नहीं देते क्या हम उस काम को करें। आप सीखना नहीं देना चाहते हमें। और दोनों एक ही काम कर रहे हैं, टाइम भी उतना ही दे रहे हैं, हम हर चीज़ कर रहे हैं। पर सैलरी उनकी अगर 35 है तो मुझे 17 मिल रहा है। 17, सॉरी। तो हर जगह पे ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर टाइम दोनों प्रॉपर दे रहे हैं, एक्सपीरियंस दोनों का सेम है, तो हमें सैलरी भी मिलनी चाहिए। Thank you, Aanchal. So I will just quickly summarize what Aanchal just said to us. Aanchal told us about her family background, how when she was a really young individual, her mother left. So she was raised by a single father and faced with, I'm sure, what is a challenging task, raising a child. Her father did the best that he could and he afforded her a hostel education. So she went to hostel at a very, very young age. Where she experienced some loneliness, but she also really thrived. She participated in sports, she was an NCC cadet, and she was a really disciplined young child who, I don't think she mentioned, but she actually won a scholarship to go to a government hostel, which really changed her life. Aanchal had aspirations to take the NEET and be a doctor, eventually that she realized was not much of an option, and Aanchal learnt about the operation theatre technician position, which she studied for, and that is her current profession. She is also an LIC agent, and she gave us the many benefits of taking out an insurance policy, so savings are very important. But what Aanchal really effectively told us is
despite being an OT technician for many years now, there are still gender-based differences that are extremely visible in her work. The tasks that she's assigned differ because she's a woman. Routinely, despite the same level of training, despite the same level of experience, male OT technicians are preferred over her. Her competencies are questioned. And what's even more concerning is she alluded to a wage gap, that despite a similar skill set, despite similar experiences, a wage gap persists where she as a woman OT technician is paid far less. So these are some important points, and thank you so much Achal ji, aapne apna time diya. So talking about families and talking about what it takes to raise young women, young confident women who will thrive. धर्मेंद्र जी, हम अब आपसे सुनना चाहेंगे. आप 3 बच्चों के पिता हैं, जिसमें से एक नंदिनी है जो है हमारे साथ आज इधर. आप थोड़ा सा हमें अपने और अपने परिवार के बारे में बताइए, ख़ास तौर पर लड़कियों के पिता होने के अनुभव के बारे में बताइए. सभी को मेरा नमस्कार. जो आपने मेरे से पूछा कि लड़कियों का पिता होने पर क्या अनुभव होता है, बहुत ही प्राउड फील करते हैं जी हम तो, क्योंकि बेटियां किसी से कम नहीं है. बस एक लोगों की सोच है कि बेटा ज़्यादा बेटर है, ऐसा कुछ नहीं है. और मेरी बेटियां तो मेरे साथ में बैठी है, एक 6th स्टैंडर्ड में है, ये 9th स्टैंडर्ड में है, और इसने मुझे बहुत प्राउड फील कराया है. मेहनती बहुत है ये. हम क्या बोलें, भगवान ने ऐसी बेटियां दे दी हैं, क्या बताएं. मगर बेटी को पालने में ना बड़ी दिक्कत होती है मैम. हमें दिक्कत नहीं है, ऐसे फादर मुझे कोई दिक्कत नहीं है. मेरी बेटी को क्या चाहिए, चाहे वो मेरे पास है नहीं है, चाहे मुझे उसको कैसे लेके देना है, वो मैं करूँगा उसके लिए. बट जो समाज है ना मैम, ये बड़ा तंग करता है. इसकी उम्र 14 ईयर्स हो गई है. 14 साल में मैम ये आज तक बाहर खेलने नहीं गई. इसकी एक शिकायत रहती है मेरे से, पापा आप हमें बाहर खेलने जाने नहीं देते. उसका रीज़न है क्योंकि मैं स्लम्स में रहता हूँ, वहाँ सेफ्टी की बहुत बड़ी दिक्कत है. वहाँ पे सेफ्टी इतना बड़ा मुद्दा है जिसे हम क्या ट्रांसलेट करूँ मैं. वहाँ पे अच्छे लोग भी हैं स्लम्स के अंदर, बुरे लोग भी हैं. और बुरे लोग जो है ना, ऐसा नहीं कि वो पैदा ही बुरे हुए हैं, उनकी भी मैम कुछ मजबूरियाँ हैं. उनके माँ बाप बहुत गरीब हैं, तो माँ बाप दोनों ही काम पे चले जाते हैं. और मैम हम स्लम्स में रहते हैं, हमारा जो कमरा होता है 8 बाई 8 का ही होता है. एक फैमिली में किसी के 4 हैं, किसी के 5 हैं. माँ बाप तो घर पे चले, अपना काम पे चले गए. बच्चे क्या करें, वो आते हैं रोड पे खेलने के लिए. तो वो देखते हैं रोड पे कुछ लोग शराबिया भी होते हैं, वो पी के गाली गलौज भी कर रहे होते हैं, कुछ कर रहे होते हैं. तो बच्चे उन सबको देखते हैं, उनको देख के ना तो उनके माइंड में वही चीज़ आ जाती है. जैसे वो लोग बात करते हैं तो वो सोचते हैं हम भी ऐसे ही बात करें, क्योंकि उन्होंने वो आगे कुछ देखा ही नहीं है. वो घर से निकल रहे हैं, बाहर घूम रहे हैं, गलत लोगों को देख रहे हैं, गलत स्पीच सुन रहे हैं, तो वो लोग भी बिगड़ जाते हैं. इसीलिए मैं अपने बच्चों को बाहर ज़्यादा खेलने देता ही नहीं. मैंने कहता हूँ बेटा घर में ही खेलो, आप घर में खेलो, आप गेम्स खेलो घर में. आप 2 बहनें हो, एक छोटा भाई है. गेम्स क्या खेलनी है, गेम्स खेलो. एक दूसरे क्वेश्चन आंसर पूछो पढ़ाई के मामले में, उससे तुम्हारी पढ़ाई भी होगी, तुम्हारे गेम्स भी होंगे, तुम्हारा माइंड भी शार्प होगा. और इन्होंने मेरी बात मानी. मैं भी ड्यूटी जाता हूँ, मगर मुझे कभी शिकायत नहीं आई मेरे बच्चों के लिए कि मेरे बच्चे बाहर घूम रहे हैं. और इसके लिए मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ. और हर माँ बाप यही चाहते हैं कि मेरा बच्चा ना कुछ बड़ा बने, कुछ आगे जाके नाम कमाए, घर का नाम भी रोशन करे, मोहल्ले का नाम भी रोशन करे. चाहे हम छोटी जगह से आते हैं, हम चाहते हैं वहाँ का भी कभी नाम रोशन हो. जैसे लोग कहते हैं नहीं ये तो झुग्गी वाले हैं, बहुत बेकार लोग हैं, इनको आप आने मत दो. हमारे बगल में सोसाइटियाँ, वहाँ मना करते हैं लोग कि इनको पार्क में आने मत दो. हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा एक दिन ऐसा नाम करे कि वो सोसाइटी के लोग बोले निचुदार के इनके अंदर अच्छे लोग भी रहते हैं, बच्चे टैलेंटेड भी हैं.
बस हमें देखने का नज़रिया बदलना पड़ेगा। प्रॉब्लम्स तो मैं बहुत सारी है, क्योंकि अगर बच्चे को आगे बढ़ाना है, हमारी इतनी इनकम नहीं है, अच्छी एजुकेशन देनी है, हमारे पास पैसा नहीं है। मैं इसको आर्टिस्ट बनाना चाहता हूँ, और आज ये आर्ट बहुत अच्छा करती है। इससे कई आर्टिस्ट लोग भी मिले, इसकी बड़ी तारीफ करी उन्होंने कि नंदिनी में बहुत टैलेंट है और ये बहुत आगे जाएगी। शायद इसकी किस्मत अच्छी है, इसे लोग सपोर्ट करने के लिए मिल गए इसका टैलेंट देख के। और हमारी लाइफ में ना मैम, सवीना जी का बहुत बड़ा रोल है। मेरी लाइफ बड़ी अच्छी चल रही थी, मैंने अपनी गाड़ी ली थी, मैं अपनी गाड़ी टैक्सी में चला रहा था। करीब 11 साल पहले मुझे सवीना दीवान जी मिली। ऐसे मैं टैक्सी ड्राइवर, ये मेरे क्लाइंट थे। तो मैंने 20 डेज इनकी ड्यूटी करी। फिर मैम ने अपनी गाड़ी ले ली, मैं अपनी दूसरी जगह पे चलाने लगा, जहाँ की बुकिंग मिलती थी मैं करता था। उसके 1.5 साल बाद में मेरे घर में फायर एक्सीडेंट हो गया, जिसमें मैं बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो गया। मेरे दोनों हाथ जल गए, मेरा पेट जल गया। मैंने सफदरजंग में अपना इलाज कराया। पता नहीं कैसे मैम को इन्फॉर्मेशन मिली 1 हफ्ते बाद कि जो आपकी ड्यूटी कर रहे थे उनके घर में फायर एक्सीडेंट हो गया, वो काफ़ी बुरी तरह से जल चुके हैं। मैम भगवान बन के मेरे घर पे आ गई 1 हफ्ते बाद। पता नहीं कैसे उन्होंने एड्रेस ढूंढा, आई डोंट नो, क्योंकि मैं तो टैक्सी ड्राइवर हूँ, मैं किसी को अपना एड्रेस तो दूंगा नहीं, मुझे 10 क्लाइंट मिलते हैं रोज। तो उन्होंने आके देखा, मेरा हाल चाल पूछा, उन्होंने देखा कि मैं कहाँ इलाज करा रहा हूँ, उन्होंने मेरा पेन समझा। फिर वो अगले दिन मुझे लेके गई मैक्स में। जब तक मैं ठीक नहीं हुआ, मैडम ने मेरा पूरा इलाज कराया मैक्स के अंदर। मैंने मैम को बोला, मैम मैं इतना महंगा इलाज नहीं करा सकता, मैं सरकारी हॉस्पिटल में अपना इलाज करा लूँगा, मैं इतना पे कैसे करूँगा। मैम ने कहा नहीं, आपको कुछ पे नहीं करना, मैं चाहती हूँ आप ठीक हो जाओ। फिर मैं ठीक हो गया, मैंने गाड़ी बेच दी, साल भर में काम नहीं कर पाया। बच्चों की पढ़ाई थी, लिखाई थी, खाना पीना, मैं तो खुद बेड रेस्ट पे था। बच्चों की तबीयत खराब, कपड़े, त्यौहार, बहुत कुछ होते हैं, रिश्तेदारों में शादी है, जाना है, सब कुछ करना है। हम अपना दर्द झेल सकते हैं, भूखे रह सकते हैं, मगर बच्चों को नहीं छोड़ सकते ऐसे। तो मैंने अपनी गाड़ी बेच के बच्चों की पढ़ाई कराता रहा। उसके बाद फिर मैंने जॉब करी। जब मैं ठीक हुआ, फिर मैंने जॉब करी। धीरे धीरे मैं अपनी कंडीशन को ठीक करता चला गया। मैंने बहुत सोचा कि सबीना जी ने मेरे को इतना हेल्प करा क्यों। मेरी कुछ लगती भी नहीं है वो, मेरा कोई रिलेशन भी नहीं है, ना मैंने इनके पास कोई नौकरी करी है कि 2 साल 4 साल मेरे पास नौकरी करी हो, शायद मैं इनका एम्प्लॉय हूँ, तरस खा के कर दिया हो। बहुत सोचा, मैं आज तक भी सोचता रहता हूँ क्यों हेल्प करी, मगर कभी मैंने इनसे पूछा नहीं। मैंने गैस करा कि क्या वजह क्या हो सकती है। आज मुझे थोड़ा समझ में आता है कि शायद मैम ने ना उस दिन मेरी हेल्प नहीं करी थी, उन्होंने मेरे पूरे परिवार की हेल्प करी थी। जब वो मेरे घर पे आई थी, शायद उन्होंने मेरे परिवार को देखा कि घर का गार्जियन इस हालत में है, तो इन बच्चों का भविष्य खत्म हो जाएगा। अगर ये शायद उस टाइम मेरी हेल्प नहीं करती तो मेरा इलाज तो सदर में हो रहा था, मगर मेरा हाथ प्रॉपर अभी काम नहीं कर पाते, मैं ड्राइविंग नहीं कर पाता, और शायद आज मेरे घर की कंडीशन बहुत खराब होती और आज ये आर्टिस्ट का सपना जो उसका धरा का धरा रह जाता। सबीना दीवान ने मतलब एक पूरी फैमिली की हेल्प करी है। आज उस हेल्प का नतीजा इस सामने बैठा हुआ है मैम। और मैं चाहूंगा कि मैम हर लेडी ना एक लेडी की मदद करे। हर घर के अंदर, हर छोटे घर के अंदर बच्चे पढ़ने वाले हैं, बस उन्हें पढ़ाने की हिम्मत गरीब फैमिलीज के अंदर नहीं होती, क्योंकि मैम हर चीज महंगी है। सबसे ज्यादा महंगी चीज क्या है? शिक्षा। वो गरीब लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा, बाप होना बहुत गर्व की बात है, खासतौर पर बेटियों के। हाँ बोलिए। आप इसको करेक्ट करेंगे? ठीक है, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र जी। सो I think Dharmender ji raises a few really critical points. He talks about how certainly raising 2 daughters
and one son is a matter of pride for him, which is complicated by how difficult our social settings make raising a daughter, right? But I think the key takeaway for me from this conversation with him has also been what kind of spaces are young girls and women allowed to occupy. He tells us that in the last 14 years, they've lived in Sudhar camp, and he's been very reluctant to send his daughter out to play. He worries about her safety. He worries about the kind of people that she might engage with when she's outside. He worries about the general area. Living in an urban slum, you don't have access to a lot of public places where children can actually play. So this, to me, brings up really critical questions of how spaces, how issues of housing, how tenure security interact with the kind of potential that girls and women possess that can be subdued by a lot of these reasons. So when we think about supporting women and girls, we really have to think about it from a broader point of view of what kind of institutions, what kind of infrastructure do we need to create to be able to enable this kind of empowerment. Dharmender ji also talks about having really large aspirations for his kids, and children themselves having really large aspirations for themselves as well. And that being from a low-income family, it can be really challenging to help realize those. He told us about an unfortunate incident where he suffered a couple burns, but he was able to recover from the help that he received from Sabina and the broader community. And I think so far in everything that we've heard from our three panelists, this thing of institutions that support us, the community that we build that stands with us, shines really brightly. Whether it may be the community that we make ourselves, it may be the unions that we organize with, it may be our extended friends and family, that faced by these really large societal and institutional challenges, it is this community that stands with you. To close this session, I would like to invite Nandini to just deliver a few wonderful notes about her aspiration. तो नंदिनी, आपके हुनर के बारे में हमने बहुत सुना और आपका हुनर हमने देखा भी, आपने इतनी खूबसूरत पेंटिंग प्रेजेंट करी सुबह आरती जी को. हमने ये भी सुना धर्मेंद्र जी से कि आपके परिवार ने आपका बहुत साथ निभाया है और आप इतनी छोटी सी उम्र में इतने अच्छे आर्टिस्ट बन गए हो. तो आप हमें थोड़ा अपने बारे में बताओ, अपनी आर्ट के बारे में बताओ और आपके क्या सपने हैं उनके बारे में बताओ. गुड मॉर्निंग एवरीवन और नमस्कार. मेरा नाम नंदिनी है और मैं 14 इयर्स की हूँ और मैं स्लम एरिया से हूँ. सो बेसिकली जब मैं छोटी थी तो मेरे को ड्राइंग करना तो आता नहीं था. मेरे पापा करते थे, मेरा सारा स्कूल का काम, ड्राइंग का काम सब वही करते थे. जब मैं 5th क्लास में आई तो पापा ने बोला कि अब तुम्हें नहीं कर, मैं नहीं करूँगा काम, अब तुम करो. तुम कैसे सीखोगे? फिर मैंने बनाना सीखा. थोड़ा बहुत गंदा बना पर ट्राई तो किया और फिर धीरे धीरे करके इम्प्रूवमेंट हुई. और देन पापा ने रियलाइज़ किया कि मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी हो रही है. तो पापा की सैलरी तो उतनी अच्छी नहीं थी, बहुत कम है. फिर भी पापा ने आर्ट क्लास शुरू करवाई, वो भी 4,000 की है, जो कि हौस खास में है, SDA मार्केट के पास. वहाँ पे मैंने 3 साल कोर्स किया है, अभी भी ज्वाइन है. बहुत मेहनत की और पापा ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है मुझे. और अभी मैंने देखा ही आप सब ने कि मेरी पेंटिंग कितनी हो गई है. और सबीना बुआ ने भी बहुत हेल्प की है मेरी. उन्होंने मुझे एक आर्टिस्ट से भी मिलवाया था अभी रिसेंटली में, उन्होंने भी मेरी बहुत तारीफ़ की. और थैंक यू पापा इतने सपोर्ट करने के लिए. Thank you so much, Nandini. So just to briefly summarize what Nandini said is, it turns out that Dharmender ji is also an artist and he used to paint and draw for her when she was younger. And then ultimately when he saw that she had this talent, he really helped her cultivate it. He helped her enroll in classes, despite the classes being really expensive, because he saw that his daughter dreamed to be an artist, wanted to be an artist and could thrive in it. And she learned quickly, and she now is
not just an artist, but dare I say, an entrepreneur as well, who is commissioning art, selling art. So that's really, really wonderful. Thank you, Nandini. So on this wonderful, hopeful note, I would like to conclude this panel. And once again, I think the key takeaways here are that our institutions, our societies can both support us and fail us. To recover from that, to build against it, a sense of community, a sense of camaraderie, a sense of friendship is really, really critical. And I think as we figure out how to empower women, how to empower young girls, that bit about how can we cultivate honest dialogue, honest, loving communities, that in addition to all the systemic changes we want to bring, can also help them is something to bear in mind. Thank you. Ma'am, please come in the center.